अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ऐसे नारे जालिब की शायरी में हो तो इनकलाबी कहलाते हैं और उनको पढ़ना और सुनना दोनों ही अच्छा लगता है। यह इशार पढ़ने वाले को भी कुछ देर के लिए इनकलाबी कहा जा सकता है, लेकिन अगर ऐसी बातें किसी रियासत में इंसाफ के आखिरी और हतमी इदारे के फैसलों के बारे में की जाएं तो बात अफरा तफरी और सिस्टम लपेटने की तरफ चली जाती हैं। इस वक्त लंदन से लाहौर तक हुक्मना इत्तेहाद सुप्रीम कोर्ट में जारी इलेक्शन केस का फैसला नाम मानने का ऐलान कर रहा है। पूरे इत्तेहाद का एक ही नुक्ते पर इत्तेफाक है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सवाल किया कि 3 रुकनी बेंच ही क्यों, इसमें क्या मसलहत है। उन्होंने कहा कि जब बेंच ही कबूल नहीं तो इसका फैसला कैसे कबूल होगा। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्तें मुसलसल मुस्तरद कर रहे हैं। ऐसे में हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट में तसादुम, टकराव और मुकाबले का तासुर गहरा हो रहा है। हर कोई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और उसके बेंच पर तंज के तीर बरसाने में मसरूफ है। इस हिजान ने पूरे लपेट में ले रखा है। इस सारी सूरत हाल पर मेरे 16 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा कि गलत फैसला किया गया तो डॉलर 500 का हो जाएगा। जब अदम एतमाद के बाद शहबाज शरीफ वजीर आजम बने तो डॉलर 180 रुपए का था, जो आज 280 रुपए का हो चुका है। क्या मेरे कायद ये बताएंगे कि डॉलर की कीमत में ये इजाफा किसके गलत फैसलों के नतीजे में हुआ है। सवाल नंबर 2, मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि उन्हें निकाल कर पाकिस्तान के साथ भौंडा मजाक किया गया। नवाज शरीफ खुद को निकाले जाने का इल्जाम जनरल बाजवा पर लगाते रहे हैं। अगर यही उनका सच है तो फिर क्या मेरे कायद बताएंगे कि उसी जनरल बाजवा को तौसीह देने के लिए वोट क्यों दिया गया। सवाल नंबर 3, नवाज शरीफ ने कहा कि जनरल बाजवा के इंकशाफात पर तहकीकात और नोटिस क्यों नहीं लिया जाता। मियां साहब, अज खुद नोटिस लेना तो अदलिया का मामला है, लेकिन किसी भी किस्म की इंक्वायरी करवाना तो हुकूमत का इख्तियार है। पाकिस्तान में इस वक्त आपकी हुकूमत है, आप इस बयान की तहकीकात क्यों नहीं करवा लेते। सवाल नंबर 4, मेरे कायद कहते हैं कि जनरल बाजवा के बयानात की तहकीकात होनी चाहिए, तो बिल्कुल होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस नहीं ले रही तो ऐ मेरे कायद, सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट में जनरल बाजवा के खिलाफ दरख्वास्त क्यों नहीं दायर करते। सवाल नंबर 5, मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो आई तो उसका नोटिस क्यों नहीं लिया गया। जस्टिस साकिब निसार ऐसी ऑडियो से इनकार करते हैं। मियां साहब, आपकी हुकूमत ने इस ऑडियो का अभी तक फॉरेंसिक क्यों नहीं करवाया। सवाल नंबर 6, मियां नवाज शरीफ ने कहा कि जजेस बताएं मुझे क्यों निकाला। बिल्कुल इस पर बात सामने आनी चाहिए कि आपको क्यों निकाला, लेकिन क्या यह बात भी सामने नहीं आनी चाहिए कि आपको 3 साल पहले जेल से किसने निकाला और पाकिस्तान से किसने निकाला। सवाल नंबर 7, मियां नवाज शरीफ का कहना है कि यही 3 रुकनी बेंच ही क्यों, इसमें क्या मसलहत है। तो मियां साहब, यही चीफ जस्टिस थे जिन्होंने सुओ मोटो लेकर अदम एतमाद की तहरीक मुमकिन बनाई थी। उस वक्त आपको ये चीफ जस्टिस और बेंच बहुत अच्छा लगता था, तो अब उनको नापसंद करने की वजह क्या है। सवाल नंबर 8, मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के हालात और मुश्किलात के बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान से हजारों मील दूर लंदन में बैठकर की है। मियां साहब, अगर आपको पाकिस्तान की फिक्र है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन में क्यों, यहां आकर लाहौर में क्यों नहीं। सवाल नंबर 9, सुप्रीम कोर्ट और कुछ जजेस के बारे में मुस्लिम लीग नून और हुकूमती इत्तेहाद के तंदोतेज बयानात तसलसल से जारी हैं। क्या इन बयानात को अदलिया के खिलाफ एक बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम कहा जा सकता है। सवाल नंबर 10, मुस्लिम लीग नून के कायद समेत हुक्मरान इत्तेहाद के तमाम रहनुमा सुप्रीम कोर्ट का फैसला नाम मानने का ऐलान कर रहे हैं। क्या वाकई मसला किसी मखसूस बेंच का है या सारा झगड़ा इस फैसले का है जिसमें सुप्रीम कोर्ट पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाने का हुक्म दे सकती है। सवाल नंबर 11, आज तक के कवानीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत के लिए बेंच बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल वही इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनसे पहले के जस्टिस साहिबान इस्तेमाल करते रहे हैं। फिर हुकूमत को उनके बेंच बनाने पर इतना एतराज क्यों है। सवाल नंबर 12, हुकूमती इत्तेहाद खास तौर पर मुस्लिम लीग नून के सुप्रीम कोर्ट पर हमलों और बयानात का मकसद क्या मुमकिना फैसले को मुतनाज़ा बनाकर एक नया सियासी बयानिया तख्लीक करना है जिसकी नून लीग को अशद जरूरत भी है। सवाल नंबर 13, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने एक ट्वीट में इल्जाम लगाया है कि कुछ मखसूस सहाफ़ी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ दिन रात एक किए हुए हैं और मखसूस व्हाट्सएप ग्रुप से वाबस्ता सहाफ़ी जजेस के खिलाफ पेड कैंपेन चला रहे हैं। क्या फवाद चौधरी साहब इन इल्जामात का कोई सबूत पेश करेंगे। सवाल नंबर 14,
चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कल समाअत के दौरान जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी को बेंच में शामिल करने पर कहा था कि उनको शामिल करना किसी के लिए खामोश पैगाम था। ये खामोश पैगाम किसी सियासी शख्सियत के लिए था या गैर सियासी शख्सियत के लिए? सवाल नंबर 15, मुल्क बहरान की कैफियत से दोचार है, हुकूमत और अपोजिशन सब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, इस अदालती और आईनी बहरान का जिम्मेदार आखिर है कौन? सवाल नंबर 16, अगर हुकूमती जमात ही मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के फैसलों को मुतनाज़ा करार देने की रविश पर चल निकलेगी तो फिर यहाँ किसका हुक्म चलेगा? क्या हुकूमती रवैये से मुल्क का पूरा निज़ाम गैर फ़हाल नहीं हो जाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सीनियर पैनल हमारे साथ मौजूद है। मुस्लिम नून से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके सीनियर रहनुमा यावर बुखारी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तज्जियाकार मतीउल्लाह जान साहब भी आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, नवाज शरीफ साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़े कम ऐसा मौका होता है कि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन कल उन्होंने कहा कि जिस तरह ये बेंच बन रहा है और इस बेंच के हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उसके फैसले को हम किस तरह एक्सेप्ट करते हैं और लोगों को उठ खड़े होना चाहिए इस फैसले के हवाले से। सर, फैसला तो अभी आया नहीं है, मुस्लिम लीग नून पहले से इसे मुतनाज़ा बना रही है, क्या ये खुला तजाद नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पंजाब के और केपी के इलेक्शन के हवाले से मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, अब ये मुकदमा इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन की डोमेन तक नहीं रहा, बल्कि अब इसकी जो आप ये कहें कि इसके हवाले से जो कंट्रोवर्सी है वो इलेक्शन से बहुत आगे चली गई है और वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखें, मौजूदा जो ऑनरेबल जजेज़ हैं काबिल एहतराम हैं, इनमें से किसके कितने टेन्योर है, लोगों ने रिटायर हो जाना है, प्राइम मिनिस्टर घरों को चले जाते हैं, लेकिन ये इदारे कायम रहते हैं। इदारों की साख और उनका अवाम के अंदर एक एतमाद बहाल रहना, ये पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इस निज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपने कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इस इंटरव्यू की बात की और उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला जो है एक मुतनाज़ा फ़ैसला होगा। आप ये देखें, मुख्तसर में अर्ज़ करूँगा कि ये जो बेंच है जो इस वक्त 3 रुकनी है, इस केस की समाअत के लिए ये 9 रुकनी बेंच था। 9 रुकनी बेंच से सुकड़ता हुआ, इस मामले की समाअत करता हुआ, यही इलेक्शन, यही मामला, अब ये 3 रुकनी बेंच रह गया है। और एक ऑनरेबल जज ऐसे भी हैं जो पहले 9 रुकनी बेंच में शामिल थे और आज खुद उससे अलहदा हो गए थे, और जब उन्होंने उस बेंच की उस वक्त इस केस की समाअत नहीं सुनी तो अब दोबारा इस बेंच में वो शामिल हैं। इसके अलावा 3 में से जो 6 जजेज़ हैं जो अलहदा हो चुके हैं, उन्होंने अपनी एक इज्तिमाई दानिश से इस बेंच पे न सिर्फ अदम एतमाद किया है बल्कि इस केस के हवाले से अपना एक बड़ा वाज़े मौक़िफ़ भी दे दिया है। अब जब इस तरह की सूरत हाल हो और आपकी तमाम बाकी पार्टियां, जो एक तरफ एक जमात है जो कि इस वक्त मदई आपके आले मुकदमे में है, बाकी तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातें कह रही हैं कि इस पर फुल बेंच बनाया जाए। देखें, अगर कोई भी जमात या कोई भी शख्स मुकदमे से अगर भागने की बात कर रहा हो तो वो इल्तवा लेता है। वो जैसे फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान साहब का केस 7 साल ज़ेर समाअत रहा, बेशुमार स्टे ऑर्डर्स लिए गए, मुकदमे से राय फरार इख्तियार की गई। हम नहीं राय फरार इख्तियार करने की बात कर रहे, हम कह रहे हैं कि तमाम जजेस पर मुश्तमिल कोर्ट बनाई जाए, इस केस को सुना जाए, मेरिट पे फैसला किया जाए। अब इस अपील को, इस दरखास्त को क्यों नहीं सुना जा रहा, ये हमारी समझ से बाहर है। हम कोई बिल्कुल ये नहीं कह रहे जनाब केस ज़ेर समाअत नहीं है, हमें तारीख दे दें। मैं समझता हूँ कि इसको, और मैं नहीं, पूरी कौम की ये एक आवाज़ है कि इस केस को गैर मुतनाज़ा बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अपनी इज़्ज़त और अपनी, आप ये कहें कि जो उस इदारे की एक सेंटिटी है, उसे बहाल और कायम व दायम रखने के लिए फुल कोर्ट बना के इस केस की अगर समाअत होगी तो वो सबके लिए एक अबव बोर्ड फैसला भी होगा, काबिल कबूल भी होगा, काबिल अमल भी होगा और हमेशा के लिए क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है। मतीउल्लाह जान साहब, ये सारी जो गुफ्तगू अभी आपने थोड़ी देर पहले सुनी, आप इस पे ज़ाहिर बात है वहाँ से रिपोर्टिंग भी करते हैं, तबसरा भी करते हैं, आप अपने इस पे वीलॉग भी करते हैं। सर, यहाँ पे क्या ये कहा जा सकता है कि एक्चुअली फुल कोर्ट बनाना ना बनाना, बेंच किस तरह बनाना, कौन उसमें बैठेगा कौन नहीं बनेगा, है तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस्तेकाक, और इससे इस बात से इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। और अगर ये मुस्लिम लीग नून इसके ऊपर या PDM इसके ऊपर बार बार डिमांड कर रही है तो कहीं इसके पीछे एक्चुअली एक अपना जो वो बयानिया जो इनके पास था नहीं पिछले आज से महीना 1.5 महीना पहले तक, ये बेसिकली एक अपने इंतखाबी अमल के लिए, उस कैंपेनिंग के लिए एक बयानिया बनाने की भी कोशिश हो सकती है। शुक्रिया मंसूर।
आपकी बात दुरुस्त है कि पीटीएम दूसरी सियासी जमातों की तरह अपना अपना बयानिया बनाने की कोशिश तो कर रही है, और मगर इसका मौका भी तो फराहम किया जा रहा है, और वो मौका मेरे ख्याल में ख़ुद सुप्रीम कोर्ट पीटीएम को मौका फराहम कर रही है। मैं तो एक कोर्ट रिपोर्टर हूँ, मैं सियासी जमातों को मैंने कवर नहीं किया, उसका ना कभी किसी की बीट में रहा हूँ, ना किसी के व्हाट्सएप ग्रुप में रहा हूँ। हम तो अदालत के अंदर रहते हैं, एक किस्म के कुएँ के मेंढक कह लें या जो भी, मगर अदालत के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो फुल कोर्ट बनाने का फ़ैसला है वो चीफ़ जस्टिस ने नहीं करना। वो चीफ़ जस्टिस का अख्तियार अब नहीं है, क्योंकि अब 3 रुकनी बेंच जो बैठा है, इस बेंच ने फ़ैसला करना है कि फुल कोर्ट के लिए चीफ़ जस्टिस को भेजा जाए या रेफ़र किया जाए या नहीं। इन 3 जजों ने करना है। और दूसरी बात यह है कि जो फुल कोर्ट हवाले से अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान ने कल रिक्वेस्ट की थी, उस रिक्वेस्ट को भी सरसरी अंदाज में मुस्तरद कर दिया गया है। मेरे ख्याल में ये भी मुनासिब नहीं था। अगर एक अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की तरफ से, जो कि एक आइनी ओहदेदार है, और अटॉर्नी जनरल ऐसा आइनी ओहदेदार है कि इसको पूरे पाकिस्तान की अदालतों में किसी भी वक्त इसको राइट टू ऑडियंस है, ही कैन वॉक इन टू एनी कोर्ट एनी टाइम अक्रॉस पाकिस्तान और सीक ऑडियंस। तो उस बंदे की तरफ से एक दरख्वास्त की गई सुप्रीम कोर्ट को, जिसका वो चीफ लॉ ऑफिसर भी हैं, कि आप फुल कोर्ट की रिक्वेस्ट पे गौर करें। तो होना ये चाहिए था कि तीनों जजों को कहना चाहिए था कि ठीक है, आप फुल कोर्ट के लिए दलाइल दें। मगर मैंने देखा कि बड़े सरसरी अंदाज से उधर से अटॉर्नी जनरल ने रिक्वेस्ट की, और उधर कुछ देर बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो मंजूर नहीं की जा सकती। इस पर दलाइल होने चाहिए थे कि भाई फुल कोर्ट क्यों चाहिए। अब मसला ये है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ये दलाइल भी सुनने को तैयार नहीं है कि फुल कोर्ट क्यों चाहिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि दलाइल क्या है, उन्हें मालूम है कि इसकी ज़रूरत क्यों है। तो बतौर कोर्ट रिपोर्टर मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त सारी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। किसी नवाज शरीफ, इमरान खान या शहबाज शरीफ या मरियम या बिलावल पे नहीं है। ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ने करना है, जो भी करना है, और ये सोचे समझे बगैर करना है कि वो जो फैसला करेंगे तो उससे क्या मैसेज जाएगा, और ये मैसेज देने वाला काम भी अच्छा नहीं है। मती साहब, आपका बड़ा एक तवील एक्सपीरियंस है कोर्ट रिपोर्टिंग के हवाले से। मुझे ये भी बताइएगा कि क्या चीफ जस्टिस या वो बेंच जो है वो बाउंड है कि अगर अटॉर्नी जनरल इस किस्म की डिमांड करें तो दैट डिमांड हैज टू बी फुलफिल्ड? क्या ये बाइंडिंग है? देखें, किसी भी दरख्वास्त पे कोई भी अदालत बाइंडिंग नहीं होती, एक दरख्वास्त होती है। बट अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जब ये बात कहता है तो उसकी हैसियत एक दरख्वास्त गुजार से मुख्तलिफ होती है, क्योंकि वो ना सिर्फ ये कि वफाक पाकिस्तान का नुमाइंदा होता है, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट का भी चीफ लॉ ऑफिसर होता है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट उसको आज़ादाना हैसियत में भी मामलत उससे तलब करती है, और कभी वो वफाक पाकिस्तान का नुमाइंदा होता है। तो अटॉर्नी जनरल की बात को ना सिर्फ ये कि अहमियत देनी चाहिए थी, बल्कि उस पर बहस होनी चाहिए थी, उस पर दलाइल सुने जाने चाहिए थे। बैरिस्टर अली जफर से भी पूछते हैं कि भाई आपको कोई एतराज़ है या नहीं, और वो तो पहले ही कह रहे हैं एतराज़ नहीं है। तो फिर चीफ जस्टिस को क्या एतराज़ है कि इस मामले के ऊपर कम से कम थोड़ी सी बहस ही सुन लेते। ठीक, यावर बुखारी साहब, ये सारा कुछ जो कुछ भी हो रहा है ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान की नजरें इस अहम तरीन केस के ऊपर है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि शायद पीर या मंगल तक जो है वो इसका आउटकम भी सामने आ जाएगा। लेकिन क्या इस पूरे प्रोसेस से, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मती साहब फरमा रहे थे कि बयानिया की तलाश थी पीडीएम को, बयानिया उनको हैंड ओवर किया जा रहा है, जिस तरीके से ये केस प्रोसीड हो रहा है, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी एक्चुअली अगर इस डिमांड को फुलफिल करवा दें? बिकॉज आप समझते हैं अगर एक आईनी चीज है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पीटीआई खुद भी ये कह दे कि जनाब जी हमें भी कोई इतराज नहीं है, बनाए फुल कोर्ट इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। मंसूर खान साहब ने भी बड़ा क्लियरली कहा है, फवाद चौधरी ने भी कहा है, अली जफर ने भी कहा, वी हैव नो इश्यूज। हम जिस चीज के खिलाफ हैं वो है शॉपिंग ऑफ जजेस। ये नून वाले और ये जितने भी हैं, ये सारे आज तक आप ग्रोसरी शॉपिंग तो करते हैं, जाके सौदा वगैरह बाजार से खरीद के लाते हैं, ये आज तक जजेस को खरीद के लाते रहे और ये शॉपिंग ऑफ जजेस करते रहे। इनका कोई हक नहीं है बताना चीफ जस्टिस को कि तुम ये करो और ये करो और ये नहीं करोगे तो गलत होगा और हम नहीं मानेंगे और डॉलर 500 से बढ़ जाएगा। बयानिया इनके पास है कोई नहीं, बयानिया ये भी कोई नहीं बनना, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम कोई एक चीफ जस्टिस खड़ा हो रहा है और वो एक इंडिपेंडेंट स्टांस ले रहा है। वो बेंच फिक्सिंग जैसे ये लोग आदी हैं, बेंच फिक्सिंग जैसे कि हुकूमत वक्त कोई भी हो आदी रही हैं, या उनमें से कोई बंदे रहे हैं या एस्टैब्लिशमेंट रही है। ये पहली दफा एक सुप्रीम कोर्ट अपनी मनमानी कर रहा है, अपनी सोच
दिखा रहा है। इन लोगों ने देखे, मेरे दोनों भाइयों ने शायद आर्टिकल 70 इन लोगों ने पढ़ा है। आर्टिकल 70 में ये जो प्रोसीजर्स वगैरह और रूल्स वगैरह चेंज करते हैं, उसके अंदर शेड्यूल 4 में जाए, और शेड्यूल 4 के अंदर अगर आप जाके देखें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते। दैट इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ द जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो बेंच बनाए जो मर्जी करे। इनको कासिम सूरी वाला फैसला पसंद है जो 3 मेंबर ने किया, इनको यहां पे एतराज है। हम कहते हैं जो मर्जी करे चीफ जस्टिस करे, आजादाना तरीके से करे, किसी के प्रेशर में आके ना करे। फुल बेंच बनाता है बिस्मिल्लाह, 3 मेंबर बेंच बनाता है बिस्मिल्लाह, हमें कोई एतराज नहीं है। मंसूर भी आर रेडी फॉर इट। हम लोग तो देख रहे हैं कि इस चीज से नहीं, लेकिन यावर साहब यू आर एक्चुअली टेकिंग दिस पोजीशन इन टॉक शोज। आप ये पोजीशन ट्विटर के ऊपर लेते हैं, लेकिन अदालत के अंदर जाके नहीं लेते। नहीं, आई थिंक अगर हम लोग अगर ट्विटर पे लेते हैं और टॉक शोज पे लेते हैं, अगर हमारा कोई बंदा नहीं लेता तो वो फिर गलत करता है। फिर वो अपने बयानिए में और अपने अमल में वो फर्क तजाद रखता है। जहां पे तजाद, अच्छा, मैं अगर ये कहूं कि यावर बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए आज अली जफर साहब से कह रहे हैं कि पीर वाले दिन जब अदालत लगेगी तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से जाके कहें कि फुल कोर्ट का जो डिमांड आ रही है, हमें भी कोई इतराज नहीं, बना दें फुल कोर्ट। नहीं, मैंने तो कहा कि मैं इनके हवाले से मैं बता रहा हूं आपको कि हम लोगों को किसी चीज का कोई इतराज नहीं है। हम जो कह रहे हैं, हमें जिस बात का इतराज है वो चीफ जस्टिस की जो अथॉरिटी है उसके अंदर दखलंदाजी, मुदाखलत, ये इस चीज का हमें इतराज है। किस तरह? लेट हिम, किस तरह मुदाखलत किस तरह हुई? जैसे अभी मुझे इसको एक्सप्लेन कीजिए जरा, मुदाखलत किस तरह हुई? या पुराने जख्मों के ऊपर नमक छिड़क रहे मंसूर। मसला ये है कि जब ये लोग कहते हैं कि फुल बेंच होना चाहिए, ने अपने दलाइल दी, चीफ जस्टिस ने ना कर दी। हम लोग इधर भी राजी हैं, चीफ जस्टिस जो फैसला करे उधर भी, और जो कल चीफ जस्टिस का फैसला आता है हम उसके ऊपर अपना सियासी रद्द अमल देंगे। लेकिन देखें, किसी इंस्टीट्यूशन को तो आजाद रहने दो, या अपने पे मुसल्लत कर लेते हो ये नून वाले, या फिर उसको अपने पांव के नीचे रोंद के रख देते हैं। ये दोनों चीजें गलत है। यावर साहब मैं जो मुस्लिम लीग नून जिस तरह इस वक्त इस बयानियों को लेकर चल रही है, दैट्स फाइन, लेकिन मैं उस पर भी सवाल मैंने उठाए हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज कह रही है जी हम चीफ जस्टिस का जो इख्तियार है उसके अंदर दखल अंदाजी हो रही है, गलत हुआ है, ये नहीं हो सकता, हम अदलिया की इज्जत को बहाल करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। दैट्स वेरी गुड टू हियर दीज वर्ड्स। अच्छे स्लोगन्स हैं, वेरी गुड स्लोगन्स। लेकिन पता है क्या प्रॉब्लम है? आज से 1 साल पहले अप्रैल, आज भी हम अप्रैल 2023 में, आज से 1 साल पहले अप्रैल 2022 में जब इन्हीं जजेस ने एक फैसला दिया था, उस वक्त तहरीक इंसाफ ने उस पर क्या रिएक्शन दिया था और किस तरह रिएक्शन दिया था, आई वांट यू टू हियर दैट। फिर मैं दोबारा सवाल करता हूं, सुनिए नाज़रीन जरा। जो हकमियत है वो पार्लिमान की नहीं रही है, बल्कि वो शिफ्ट हो गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। और इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अवाम हाकिम नहीं है पाकिस्तान के, बल्कि जो जजेस हैं या चंद जजेस जो हैं वो इसका फैसला करेंगे। मैं अपनी अदलिया से पूछता हूँ कि इतवार को तो आपने सो मोटा एक्शन ले लिया, आपने रात के 12 बजे अदालतें खोल ली, लेकिन ये किसी जमहूरियत में ये हो सकता है? अगर वाकई में ये सब लोग मानने वाले हैं जमहूरियत के, तो पार्लियामान की सुप्रीमेसी को भी मानने वाले हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट यह भी फैसला करेगी कि किस दिन इजलास होगा, किस मिनट पे शुरू होगा, तो इस पार्लियामान का क्या फायदा? पैसा बचाए, इसको रैप अप करें और घर भेजते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो जुडिशियल कू है, उन्होंने पार्लियामेंट को जीरो कर दिया है। बड़ी खूबसूरत बातें, बहुत खूबसूरत बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से यावर साहब। तो ये सारी जो गुफ्तगू हो रही थी सर, उस वक्त पार्लियामेंट सुप्रीम थी, आज जजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं पार्लियामेंट की, वो सैंक्टिटी नहीं है? मंसूर, बड़ी कड़वी बात मैं करने लगा हूं, लेकिन हमारे हर बंदे के अपने मफाद हैं, हर पार्टी के अपने मफाद हैं। अगर हम लोगों के अंदर चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के खिलाफ जिस तरीके से नून ने किया वो ना करते, हम लोग चंद बयान ना देते, इस तरीके से बाकी पार्टीज भी बयान ना देती, ऑनेस्टली आज सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट भी होता, सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट भी होती, और जिस तरीके से हम अभी भी है होल्ड ऑन इसको मुझे समझाएं। यू मीन आज से 1 साल पहले जो बयान दिए गए आपके रहनुमाओं की जानिब से ये गलत थे?
आप मुझसे पता नहीं क्या कहलवाना चाहते हैं। अगर मैं गौरव था मैं कहता नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, लेकिन मैं समझता हूं कि हम लोगों को वो वक्त आ गया है कि आजकल मैंने अपने मेहमानों को, यावर साहब, आजकल मैंने अपने मेहमानों को 6 सेकंड के लिए खामोश होने की ऑप्शन भी दी हुई है। अच्छा, वो 6 सेकंड की ऑप्शन मैं नहीं लूंगा। मैं इसलिए कि मैं एक चीज के अंदर बिलीव करता हूँ, और मंसूर आप जानते भी है कि मैं सीधा साधा मैं बात करता हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट में करता हूँ। देखिए, मैं समझता हूँ कि इदारों की पहले तो चुनाव सही होना चाहिए, वहां पे रिफॉर्म्स हो, ये सब कुछ हो। हम लोगों को किसी की जब फैसला आ जाए उसके बाद बैठ के हम उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जिल्लत आमोज गुफ्तगू करेंगे वो टोटली गलत है, चाहे कोई करे अक्रॉस द बोर्ड। मैं जिल्लत आमेज गुफ्तगू के चाहे कोई भी हो, आई एम नॉट फॉर इट। मैं हमेशा कहता हूं उससे नुकसान ही होता है, नुकसान होता है। चलें, वेल प्लेड। वैसे यावर साहब, आपने फिर भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन चलें फिर भी मैं इसको कह सकता हूं, आपने बॉल को वेल लेफ्ट कर दिया, मैं यही कह सकता हूं। लेकिन नाज़रीन, मुझे यहां पे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के सामने एक और, क्योंकि सरबराहों की बात हो रही है, किसी भी इदारे के सरबराह की, तो जनरल बाजवा के हवाले से भी नवाज शरीफ साहब ने कल ये कहा कि जी जनरल बाजवा ने जो बयानात दिए हैं उसके हवाले से खुद नोटिस क्यों नहीं होता, उसकी तहकीकात क्यों नहीं होती। डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि क्या हमें याद कराइए कि आजकल हुकूमत किसकी है, किस जमात की है, तो इसके ऊपर एक्शन अगर किसी ने लेना है तो आपकी हुकूमत ने लेना है। इस पर मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले सुप्रीम कोर्ट के हवाले से तफसील से बात हो रही थी। पीर वाले दिन अब इसकी समाअत जो है वो दोबारा शुरू होगी, लेकिन एक और बात जो नवाज शरीफ साहब ने कल अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने जो कुछ कहा है, जो इकरार किया है, आखिर उसके ऊपर सुओ मोटो नोटिस क्यों नहीं लिया जाता, आखिर उस मामले की तहकीकात क्यों नहीं होती। डॉक्टर साहब, ये आजकल हुकूमत तो सर आपकी है, नवाज शरीफ साहब के अपने भाई मुल्क के वजीर आजम है, तो सर इनिशिएट तो उन्होंने करना है, तो फिर बेहतर नहीं है कि ये बात अपने भाई को फोन करके कही जाए कि शहबाज इसके ऊपर काम शुरू करें? देखिए मंसूर भाई, गुजारिश ये है कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल से दो चार है, और हम मुआशी तौर पे उसके अलावा जो अमन अमा की सूरत हाल है, टेररिज्म की एक नई फ़िज़ा मुल्क में जो है वो जन्म ले रही है। मुल्क इस वक्त एक पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार है। इन तमाम चीज़ों के होते हुए मैं समझता हूँ कि जिस इशू की आप बात कर रहे हैं वो इतनी अहमियत का हामिल नहीं है कि बाकी सारे काम छोड़ के प्राइम मिनिस्टर या हमारी टीम जो है वो इसको परसू करना शुरू कर दे। मैं ज़ाती तौर पे इस बात को भी बड़ा अजीब समझता हूं, उसका जिक्र कर रहे हैं सर, कि जब एक इतना इंपॉर्टेंट है तो वो जिक्र कर रहे हैं। नहीं, जिक्र कर रहे हैं, मैं आपको मैं उसी पे आ रहा हूँ। जिक्र करना, हक़ाइक़ कौम के सामने रखना एक अलग बात है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इंतहाई अहम हुकूमती उमूर को छोड़ के इस चीज़ के पीछे लग जाना कि बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। मैं उस जिक्र करने पे भी आता हूँ। ये जिक्र करने की ज़रूरत शायद ना पेश आती अगर जनरल रिटायर बाजवा साहब जो हैं वो अपने एक मुबैना इंटरव्यू में बहुत सारे ऐसे इंकशाफात और बातें जो उन्होंने की हैं, अगर वो ना करते तो बहुत बेहतर होता। क्योंकि अभी आपने बाजवा साहब की एक्सटेंशन की बात की, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, उसके ऊपर कोई भी खुश नहीं है। इमरान खान साहब उस एक्सटेंशन के मुजिद थे, इन्वेंटर थे, वो भी कह रहे हैं कि मेरे से गलती हुई है, हम भी उसके ऊपर खुश नहीं है। तो लिहाजा ये गड़े मुर्दे उखाड़ने से बेहतर है कि आगे चला जाए और आगे बढ़ा जाए, और जिन मसाइल से हम इस वक्त दो चार हैं इनको हल किया जाए। जनरल बाजवा के हवाले से जो नुकसान मुल्क की मईशत को हुआ, जो मियां नवाज शरीफ साहब ने बात की, निज़ाम को हुआ, एक मुंतखब आप ये कहें कि अवामी मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा गया इस बात पे कि उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी, ये एक मजाक बन चुका है। ये मैंने आज से बहुत पहले कहा था, शायद आपको भी याद हो, मैंने ये कहा था कि जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज कोई डिफेंड नहीं कर रहा, इसी तरह आइंदा मुस्तकबिल में मियां नवाज शरीफ साहब को घर भेजने के फैसले को भी कोई डिफेंड नहीं कर पाएगा, और वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है, देखेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, बाकी मुझे इजाजत दीजिए, सिर्फ मैं अभी इलेक्शन कैंपेन शुरू हो रही है, मैं मिसाल के तौर पे मैं अगर लाहौर की किसी सड़क पे निकलूंगा और मुझे वहां पे मुस्लिम लीग नून का कोई वर्कर अगर मुझे मिलेगा तो वो मुझसे सवाल करेगा कि जनाब ये बताइए कि जनरल बाजवा के हवाले से हमारी पार्टी की क्या पोजीशन है, तो मैं उनसे कहूंगा यार जनरल बाजवा ने जो है, नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि 2017-18 में बहुत जुल्म हुआ और नवाज शरीफ को हटाना जो था वो बड़ा गलत था,
और उसके बाद इमरान खान को इंस्टॉल करना बड़ा गलत था। और ये जो हाइब्रिड निज़ाम बनाया गया, इसके पीछे जनरल बाजवा थे। इमरान खान को परवान चढ़ाया गया, उनकी हुकूमत को सपोर्ट किया गया, उनकी हुकूमत को चलाने के लिए लोगों को इकट्ठा करके असेंबली में लाके बिठाया गया। ये सब कुछ जनरल बाजवा ने किया है। वो वर्कर फिर मुझे आखिर से सवाल करेगा, अगर जनरल बाजवा इतने खराब थे तो फिर मुस्लिम लीग नून ने उनको एक्सटेंशन क्यों दी? सर मैं इसको आपका जवाब दे चुका हूं। आपके सवाल करने से पहले मुझे पता था आप ये सवाल करेंगे, आप शरारत से बाज तो नहीं आते। अच्छा। इसलिए मैं ये जवाब आपको पहले दे चुका हूं। मैंने कहा इमरान खान साहब जो इन्वेंटर थे इस एक्सटेंशन के, वो इस पर आज पशेमान और शर्मिंदा बैठे हैं, तो बाकियों की आप क्या बात करते हैं? अच्छा, ये बात। दूसरी बात ये कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब की एक बात आपको अर्ज करूंगा कि मियां साहब ने इमरान खान साहब की तरह माजरत से जनरल बाजवा के घर जाने के बाद उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम या उनकी बात तारीफ़ी नहीं की। जब तक वो अपनी कुर्सी पे थे, जब तक वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, इमरान खान साहब हमेशा उनके गुण गाते रहे हैं, उनकी तारीफ़ करते रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब वो वाइल्ड लीडर हैं कि जब वो आर्मी चीफ थे तब भी उनके हवाले से जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचा, यकीन करें उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी ज़ात का गिला नहीं किया। हालांकि ज़्यादती उनके साथ हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जो मुल्क को नुकसान पहुंचा, आपको गुजरांवाला का जलसा याद होगा, उन्होंने निज़ाम की बात की थी उस वक्त भी। तो हम तो शुरू से एक ही बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपके गैर आइनी फैसले, आपकी अपनी जो एक आइनी हुदूद है उससे तजावुज़ करने के नतीजे में मुल्क को अगर नुकसान हो रहा है, मुल्क के सिस्टम को नुकसान हुआ, मईशत को नुकसान हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क में आई है, वो नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए थी। आज भी मियां नवाज शरीफ साहब ने वही बात की है। अपनी ज़ात के हवाले से शायद पहली दफ़ा उन्होंने बात की होगी, वरना हमेशा उन्होंने इस मुल्क की बात की है। ओके मतीउल्लाह जान साहब, ये दो सियासी जमातों के रहनुमा इस वक्त मेरे साथ इस प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए हैं। जनरल बाजवा के हवाले से जो भी इंकशाफात सामने आए हैं, आपको लगता है कि एक्चुअली आने वाले इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो है ये जनरल बाजवा के हवाले से पॉइंट स्कोरिंग तो सब करेंगे, लेकिन कानून के हवाले से हरकत को, उस कानून को हरकत में लाने के लिए इन दोनों पार्टियों में से एक्चुअली किसी ने कुछ नहीं करना? मंसूर, ये दोनों सियासी जमातें सियासी मुनाफकत का मुजाहरा करती हैं। जब भी फ़ौजी आमरों के एहतसाब की बात की जाती है, इन दोनों को देख लें, इमरान खान जनरल फैज़ का नाम नहीं लेते और जनरल बाजवा का नाम लेते हैं कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और नून लीग या नवाज शरीफ को देख लें, वो जनरल फैज़ के ऊपर जिस तरीके से आज ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, इस तरह जनरल बाजवा के वो नाम नहीं ले रहे। अब नवाज शरीफ ने अगर नाम ले भी लिया है, क्योंकि नवाज शरीफ ने लंदन में बैठ के जब वज़ीराबाद जलसे से खिताब किया था तो उस वक्त बहुत सारे आपकी तरह उन्होंने सवालात उठाए थे, मगर आज नवाज शरीफ ने नाम लिया है, मगर बात आप वाली है। वो शहबाज शरीफ को फ़ोन करके ये नहीं कह सकते कि भाई इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें क्योंकि आपकी हुकूमत है। और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के साथ या यावर साहब के साथ तो मेरा कोई वो गिला नहीं है, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि जब भी इन दोनों जमातों को, या माजी में अगर आप देख लें, ये 1988 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई, वो पहली मुसलमान खातून बनी, तो उन्होंने आते ही क्या किया, उन्होंने तमगा जमहूरियत जनरल असलम बेग को, खातून वज़ीर आज़म, उन्होंने तमगा जमहूरियत अता किया जनरल असलम बेग को, और वही तमगा जमहूरियत अपनी छाती पे लगा के जनरल असलम बेग ने 90 के इलेक्शन चोरी किए। और ये फैक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में लिखा असगर खान केस में। तो ये मसलियत, जब तक हम इस मसलियत से पीछा नहीं छुड़ाएंगे और जब तक फसाद की और फितने की असल जड़ जो है, मैं फितना नहीं समझता कि इमरान खान फितना है, मैं नहीं समझता कि ये नवाज शरीफ जो है कोई मुजरम है। ये मुनाफकत हो रही है हर लेवल पे, हर सतह पे हो रही है। और मेरे ख्याल में जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, मैं ये तस्लीम करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में बड़ी मोहतात हो जाती है जब भी जनरल बाजवा या जनरल फैज़ के हवाले से मालूमात सामने आती हैं। अब ये मेरे ख्याल में तो जो सुप्रीम कोर्ट के मज़हब जजों के बारे में जनरल बाजवा ने बातें की हैं, उस हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट को भी नोटिस लेना चाहिए, वो भी नहीं ले रहे। तो ये सारे अपने अपने इक़्तिदार और अपनी अपनी नौकरियां बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं, मगर आइन और कानून की बालादस्ती का अगर असल मतलब समझा जाए तो वो यही है कि कम से कम आप स्टार्ट जनरल बाजवा से करें और फिर रिवर्स ऑर्डर में आप पीछे तक जितना भी तारीख में जा सकते हैं जाएं, मगर कहीं से शुरू तो करना है, किसी ने शुरू तो करना है। ये यावर बुखारी साहब, ये मतीउल्लाह जान साहब जो कह रहे हैं कि जी स्टार्ट वहां से करें, तो आप लोग अगर स्टार्ट यहां से करें तो सबसे पहले तो तंकीद आप लोगों ने करना शुरू की एक्चुअली जब आप लोगों की हुकूमत गई। मीर जाफर मीर सादिक के आप लोग वो कोड वर्ड्स यूज करते थे, डायरेक्टली नाम नहीं लेते थे। 29 नवंबर के बाद जब फिर उनकी रिटायरमेंट होगी तो फिर आपने डायरेक्टली उनका नाम लेना शुरू किया। तो सर आप लोग कमिट करते हैं कि जब आपकी हुकूमत आएगी तो फिर आप लोग इसका आगाज कर देंगे?
आई थिंक मती की जो सजेशन है वो बहुत अच्छी है, बुरी नहीं है। उससे दो चीजें होंगी, आर्मी का अपना वकार बुलंद होगा और सियासतदानों को कुछ सोचने का मौका मिलेगा कि हमने अंदर जाके किसी एस्टेब्लिशमेंट के बंदे की गोद में नहीं बैठना। और ये चीजें हम पुरानी देख रहे हैं, आज से तो नहीं है। मतलब आप जुल्फकार अली भुट्टो से शुरू करें, मुजीबुर रहमान को पीछे दिक्कत देने का देखें, IGI देखें, वो 9 सितारे देखें, यू नेम इट, और हर वक्त में ये चीजें मौजूद हैं। ये सारे देखें, ये IGI देखें, वो देखें, ये देखें, उसमें जनरल फैज को भी देखें या ना देखें, सबको आई वुड से गो अक्रॉस द बोर्ड। जो मती ने बात की है ना, देखिए एक्चुअली वो हर इंस्टीट्यूशन की सॉवरेनिटी की और उसके अपनी इज्जत की बात है। ये एक दूसरे के अंदर घुस के काम नहीं कर सकते, ये अलग अलग रह के एक दूसरे की मुआवनत करके काम कर सकते हैं और बेहतर काम कर सकते हैं। हमारी अफवाज जब 65 में लाहौर के बॉर्डर पे गई तो पीछे सिविलियंस गए थे, ये बॉम्ब सिविलियंस से भी बांधे थे। मकसद ये है कि एक दूसरे का तकद्दुस, एक दूसरे का प्यार दिलों से खत्म ना हो इन लोगों के एटीट्यूड की वजह से। चाहे हम लोग सुप्रीम कोर्ट पे हमला करें नवाज शरीफ के दौर में, या जनरल्स को हम लोग जलील करें, नहीं, चाहे जनरल्स किसी को जलील करें, नहीं, चाहे सुप्रीम कोर्ट किसी को जलील करे, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट हो। देखें जितनी खुल के बातें हो सकती है, आज तक मुझे बताया आर्टिकल 70 शेड्यूल 4 का कितने लोगों को पता था कि ये किस तरीके से ये लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के जरिए ये कानून पास कर रहे हैं कि ये सू मोटो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं ले सकता। मती भाई ने बात जो की थी, आई थिंक उसके अंदर पूरी बात शायद उनको पता नहीं है कि प्रेसिडेंट ने बिल साइन करना होता है बिफोर इट बिकम्स लॉ। तो अभी तक ये लोग अंडर द स्केड्यूल 4 ये लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के मामले में, चाहे जो मर्जी करें, इंटरफेयर नहीं कर सकते। मैं मतीउल्लाह जान साहब इसके ऊपर मेरे ख्याल में जवाब देना चाहेंगे, वो एक स्मारे पे, लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है। मैं जानता हूं मतीउल्लाह जान साहब आप इसका जवाब देना चाहते हैं। लेट मी कम बैक, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। नाज़रीन स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले यावर बुखारी साहब ये कह रहे थे कि शायद लोगों को पता नहीं है कि जब तक सदर जो हैं इसके ऊपर साइन नहीं करते तब तक ये कानून नहीं बनेगा। मतीउल्लाह जान साहब इसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाह रहे थे, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा। जी मतीउल्लाह भाई। लेकिन बात यह है कि अभी तक तो उस कानून का सहारा सुप्रीम कोर्ट में किसी ने लिया ही नहीं है। उस कानून का तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा सुप्रीम कोर्ट में। मामला उस कानून का नहीं है, वो तो जब सदर अलवी साहब साइन करेंगे, जब भी करेंगे तो उस वक्त बनेगा। अभी तक तो सिर्फ डिमांड की जा रही है, दरख्वास्त की जा रही है सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट का ये जो 3 रुकनी बेंच है इसके पास बिल्कुल ही अख्तियार है कि मामला दोबारा चीफ जस्टिस को रेफर कर दे। गो के चीफ जस्टिस उधर ही बैठे हैं, 3 रुकनी बेंच के 2 जजों के बीच में बैठे हैं, मगर वो ये भूल जाते हैं कि वो अपने चैम्बर में नहीं बैठे। अफसोस इस बात का हुआ कि जब उनसे कहा गया अटॉर्नी जनरल की तरफ से आप फुल कोर्ट बनाएं इस पे, तो उन्होंने उस तरीके से मुस्तरद की जैसे वो ये भूल गए कि वो खुली अदालत में बैठे हैं, उनके दाएं में 2 मजीद जजेस भी हैं, और उन्होंने ऐसे मुस्तरद की अटॉर्नी जनरल की इस्तदाद जैसे मौजूद चीफ जस्टिस अपने चैम्बर में अकेले बैठे इंतजामी साइड पे फैसला कर रहे थे कि कितने जजों का बेंच बनाना है, कितनों का नहीं बनाना, और उसके सामने कौन सा केस लगना है। पहली बात, जहाँ तक ये कानून का ताल्लुक है, तो ये कानून जो था ये बिल्कुल आइन के मुताबिक ये कानून साजी की जा रही है, क्योंकि आइन के अंदर भी जो सुप्रीम कोर्ट को कवायद बनाने का अख्तियार है उसमें भी वाज़ेह तौर पे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी कवायद बनाएगी वो आइन और कानून के मुताबिक होगी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। और लॉ बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, मासवा इसके जब वो कोई जजमेंट देते हैं या इंटरप्रेट करते हैं, तो ये लॉ बनाना पार्लियामेंट का काम है। और जब पार्लियामेंट लॉ बना देगी, जब सदर आरिफ अलवी चारों नाचार उस पर उनके दस्तखत हो जाएंगे, तो फिर ये फैसला 3 रुकनी सीनियर तरीन जजों की कमेटी करेगी, और फिर सुप्रीम कोर्ट यावर साहब वांट्स टू से समथिंग। आखिरी मिनट है जी हमारा। यावर साहब वांट्स टू से समथिंग। आखिर में सुप्रीम कोर्ट अगर ये बात कर रहे हैं, मती ने बात गलत की है इस वजह से कि ये लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, ये लोग धौंस जमा रहे हैं, एक बात। नंबर 2, पार्लियामेंट आइन बना सकती है, उसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करती है। और ये जो बात मैंने की है कि ये कानून ये बना ही नहीं सकते थे, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में चेंज ला ही नहीं सकते, वो आइन सुप्रीम कोर्ट को तहफ्फुज देता है। वो आइन पढ़े तो सही। नहीं, ऐसा कोई तहफ्फुज नहीं। शेड्यूल 4 मती भाई प्लीज पढ़े जाके। नहीं, ऐसा कोई नेशनल असेंबली ये काम कर ही नहीं सकती। मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, ये रूल्स जो बनाती है सुप्रीम कोर्ट, ये पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून के तहत होने चाहिए। कवायद
कानून के नीचे होते हैं, कानून से ऊपर नहीं होते आइन कवायद। को तोड़ के ये काम कर रहे हैं, आइन की नाफरमानी करके ये काम कर रहे हैं। नहीं, जो ऐसी अभी कोई लोगों ने बात कानून नहीं है। पास किया है। ऐसी कोई बात नहीं है। मती भाई जाके पढ़ लीजिए, क्या आसान है, कैसी कोई बात नहीं। आप कानून पढ़े प्लीज। आर्टिकल 70 स्केड्यूल 4 सुप्रीम कोर्ट के अलावा जब पार्लियामेंट रूल्स ऑफ प्रोसीजर चेंज करती है सबके कर सकती है, अलावा सुप्रीम कोर्ट के। प्लीज जाके पढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, यावर बुखारी साहब और मतीउल्लाह जान साहब, आपका भी। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।